जी पाशा दादा, उसे इम्तियाज की आवाज सुनाई दी। पाशा ने पूछा, सुनाओ भाई, कबीर दादा उठा है कि नहीं? इम्तियाज बोला, हम यहाँ थाने पहुंचे हुए हैं। पाशा के लहजे में हैरानी थी, इतनी जल्दी? इम्तियाज बोला, रात को कबीर दादा आप लोगों के जाते ही हमें काम पर भेजकर खुद घर चले गए थे। आज सवेरे ही जाग गए। पाशा ने अंदाजा लगाया, बोला, शायद उस छोकरी से जान छुड़ाने की खुशी में सवेरे जागे होंगे। इम्तियाज ने हैरानी से कहा, किस छोकरी से? वो नमाजन तो अभी तक घर में है। पाशा बोला, मगर रात कबीर दादा कह रहे थे कि सुबह सवेरे उसे घर भेज देगा। इम्तियाज बोला, इस बारे में तो कुछ नहीं जानता। सुबह आते वक्त हस्बे मामूल वो कबीर दादा को छोड़ने दरवाजे तक आई थी और गाड़ियों के घर से निकलने तक दोनों लैला मजनू की तरह एक दूसरे को घूरते रहे। पाशा के लहजे में तशवीश थी, ना कर यार, रात को कबीर दादा ने उसे वापस भेजने का वादा किया था। इम्तियाज ने ख्याल जाहिर किया, बोला, वैसे अजीम को दादा घर में छोड़ा आया है, शायद उसे बताया हो कि हमारे निकलने के बाद नमाजन को घर तक छोड़ा है। पाशा बोला, मैं पता कर लेता हूँ। राब्ता मुनक़ता करके वो अजीम का नंबर मिलाने लगा। अजीम ने फौरन कॉल वसूल की। जी दादा। कबीर दादा के गैंग के अफराद पाशा का उतना ही एहतराम करते थे जितना कबीर दादा का, क्योंकि वो जानते थे कि वो कबीर दादा का कितना चहीता है। पाशा ने बेसब्री से पूछा, यार कहाँ हो? अजीम बोला, बेगम साहिबा के काम के सिलसिले में कॉलेज आया हूँ। पाशा ने पूछा, कौन बेगम साहिबा? अजीम इत्मीनान से बोला, कबीर दादा की बीवी। पाशा ने कहा, कबीर दादा तुम्हें क्यों घर छोड़ गए थे? अजीम बोला, उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा के दाखिले वगैरह का कोई मसला है, मैं उसी से पूछ कर वो काम कर दूं। पाशा बोला, अच्छा ठीक है। राब्ता मुनक़ता करके वो सोच में पड़ गया। चंद लम्हों के बाद वो कबीर दादा का नंबर मिला रहा था। कबीर दादा ने कॉल वसूल करते ही पूछा, हाँ पाशा, खैरियत तो है? पाशा बोला, खैरियत है दादा, बस एक बात पूछनी थी। कबीर बोला, तनावुश के अलावा कुछ है तो पूछो। पाशा ने कहा, मगर रात को आपने हामी भरी थी। कबीर बोला, हाँ, मगर बाद में सोचा तो मुनासिब न लगा। पाशा ने बगैर लगी लिपटी रखे पूछा, जीना मुश्किल दिखाई दे रहा है। कबीर दादा बोला, जब आदमी थप्पड़ की हुदूद से बाहर हो तो इसी किस्म की बकवास करता है। पाशा ने कहा, दादा मैं थप्पड़ से नहीं डरता, मगर आपकी ताजा रविश से डर गया हूँ। कबीर दादा बोला, बकवास न करो यार, उस लड़की को एक गुंडे से पनाह देकर मैं खबीसों के टोले के सामने किस तरह फेंक दूं? जानते हो, नौशाद अफरीदी, अखलाक हुसैन वगैरह किसी गिद्ध की तरह उस पर नजरें गाड़े हुए हैं। जिस दिन वो घर चली गई उससे बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, और उस वक्त मैं उसकी कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उससे रिश्ता खत्म कर चुका हूंगा, और एक अनजान लड़की के लिए किसी गैंग के सरबराह को मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। पाशा उसकी बातों को खातिर में न लाते हुए बोला, इस मुतालिक हम पहले बात कर चुके हैं, आपने अवाम का ठेका नहीं ले रखा। कबीर बोला, कबीर दादा से ताल्लुक के बाद वो आम नहीं रही। पाशा ने गहरा सांस लिया, हाँ, कबीर दादा जैसे शख्स को दीवाना बनाने वाली आम कैसे हो सकती है? कबीर दादा जिच होते हुए बोला, यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस बात का बतंगड़ बना रहे हो। पाशा बोला, मैं शाम को कोठी पर आ रहा हूँ, देखूं तो है कैसी? कबीर बोला, आज शाम को अखलाक हुसैन के यहाँ दावत है, वही मुलाकात होगी। पाशा बोला, ओ मुझे तो भूल ही गया था। कबीर दादा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, तुम्हें बस उस्ताद पर बकवास करना याद रहता है, और राब्ता मुनक़ता कर दिया। थाने से निकलते ही कबीर दादा ने ड्राइवर को बरकत के अड्डे पर जाने का बता दिया। बरकत ही तनवीर प्लाजा और अब्बासिया मार्केट के दुकानदारों से भत्ता वसूल किया करता था। रस्ते ही में उसे पाशा की कॉल मौसूल हुई। उससे बात खत्म करने तक वो बरकत के अड्डे पर पहुंच चुके थे। कबीर दादा की गाड़ी देखते ही वो भागता हुआ करीब पहुंचा था। मर्सिडीज का दरवाजा खोलकर उसने कबीर दादा को बाहर आने की दावत दी। कबीर दादा ने गाड़ी से निकलने की जरूरत नहीं समझी थी। बोला, क्या चल रहा है? बरकत बोला, छोटा सा मसला चल रहा था, उस बारे में अजीम को बता दिया था। कबीर ने कहा, वो मसला हल हो गया है, अभी थानेदार ही से मिलकर आ रहा हूँ, उसके अलावा कुछ है तो बताओ। बरकत बोला, बाकी तो सब ठीक चल रहा है दादा। कबीर बोला, थानेदार राव अजमल के माहाना खर्च में 10,000 का इजाफा कर दो, और उसके बाद अगर उसके थाने का कोई सिपाही गड़बड़ की कोशिश करे तो फिर कोई दूसरा इलाज ढूंढेंगे। बरकत ने इस बात में सर हिलाया, जी दादा। कबीर बोला, दफ्तर चलो। ड्राइवर को मुखातिब होते हुए उसने बात खत्म करने का इशारा दिया। बरकत कार के दरवाजे से पीछे हटा और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। उसका रुख कंपनी ऑफिस की तरफ था। कंस्ट्रक्शन कंपनी उसका काला धन छुपाने की आड़ थी। वो हफ्ते 10 दिनों में ही चंद मिनटों के लिए दफ्तर का चक्कर लगाता था, वरना कंपनी का सारा काम मैनेजिंग डायरेक्टर के जिम्मे था। ऑफिस में बैठकर उसने चाय पीने के दौरान एमडी से चंद मिनट की गपशप की, काम के बारे में सरसरी सा पूछा और दफ्तर से बाहर निकल आया। एमडी कबीर दादा की असल शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ था, इस वजह से उसे कभी हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं हुई थी। यूं भी कबीर दादा के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी की कोई अहमियत नहीं थी। कार में बैठते हुए उसने ड्राइवर को होटल जाने का कहा
होटल के तहखाने में बहुत बड़ा जुए का अड्डा था जो कबीर दादा ही की सरपरस्ती में चल रहा था। होटल की पार्किंग में कार रोकते हुए ड्राइवर ने झिझकते हुए पूछा, दादा अगर चंद मिनट यहाँ गुजारने हैं तो मैं सामने शॉपिंग प्लाजा से थोड़ी खरीदारी कर लूं। शॉपिंग प्लाजा होटल से मुखालिफ जाने बना था, दरमियान में सिर्फ सड़क गुजरती थी। चले जाओ, मुख्तसरन कहते हुए वो कार से उतरकर होटल की अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। चारों मुहाफिज उसके पीछे चल पड़े थे। होटल के हॉल में रश न होने के बराबर था, अलबत्ता सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो नीचे पहुंचे। दरवाजे पर खड़े मुहाफिज ने उसे देखते ही मुअद्दबाना लहजे में सलाम करते हुए दरवाजा खोल दिया। तहखाने में काफी रश था। मुख्तलिफ मेजों पर जुआरी हाथों में ताश के पत्ते थामे अपनी किस्मत आजमाई कर रहे थे। कुछ जुआ मशीनों पर मुकद्दर में लिखा पैसा ढूंढ रहे थे। कबीर दादा दाएं बाएं सरसरी नजर दौड़ाता हुआ एक कोने में बने काले शीशे के कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसके चारों मुहाफिज जुआ हॉल ही में खाली कुर्सियों पर बैठ गए थे। बैरन ने फौरन उनके सामने शराब की बोतल और ग्लास लाकर रख दिए। शीशे के कैबिन के सामने भी एक हथियार बरदार खड़ा था। कबीर दादा को देखते ही उसने सलाम करते हुए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने की आवाज पर घूमने वाली कुर्सी पर बैठे भद्दे नुकूश वाला शख्स दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हुआ। कबीर दादा को देखते ही वो हड़बड़ा कर खड़ा हुआ और उसके साथ ही अपनी कुर्सी छोड़कर एक तरफ होते हुए बोला, सलाम दादा। सर की हल्की सी जुम्बिश से उसके सलाम का जवाब देते हुए कबीर दादा घूमने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बैठो अरशद। उसे बैठने का इशारा करके कबीर दादा दीवार में लगी बड़ी स्क्रीनों की तरफ मुतवज्जे हो गया, जहां मुख्तलिफ मेजों और जुआ मशीनों के मंजर नजर आ रहे थे। कैसा चल रहा है? लम्हा भर की खामोशी के बाद वो मुस्तफसिर हुआ। बोतल से शराब का ग्लास भरकर कबीर दादा के सामने रखते हुए अरशद ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया, बहुत अच्छा दादा। कबीर दादा ने ग्लास से घूंट लेते हुए पूछा, कोई मसला? उसने नफी में सर हिला दिया, कोई नहीं। कबीर ने कहा, पुलिस की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं हो रही? अरशद का जवाब एक बार फिर नफी में था, नहीं दादा। ग्लास में बची बाकी शराब एक सांस में हलक में उंडेलते हुए वो खड़ा हो गया। ठीक है। अरशद ने खड़े होते हुए पूछा, खाने का वक्त है? कबीर दादा ने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा, शुक्रिया। अरशद ने भागकर दरवाजा खोला और उसके बाहर निकलते ही उसके पीछे चलने लगा। चारों मुहाफिज भी उसे देखते ही खड़े हो गए थे। तहखाने के दरवाजे तक अरशद उसके साथ गया था। पार्किंग में जाते ही उसकी नजर सड़क पार करते ड्राइवर पर पड़ी। उसने हाथ में शॉपर पकड़ा हुआ था। एकदम उसके जहन में शाम की दावत का ख्याल आया और उसने डैशबोर्ड खोलकर बड़ी मालियत के नोटों की आधी गड्डी उठाकर जेब में डाली और शॉपिंग प्लाजे की तरफ चल पड़ा। मुहाफिजों को उसने वहीं ठहरने का इशारा दिया था। सड़क उबूर करके वो एक दुकान में दाखिल हुआ जिसके सामने औरतों के मुजस्समों पर फैशनेबल सूट चढ़ाकर शोपीस के तौर पर खड़े किए गए थे। दुकान में दाखिल होते ही उसे ख्याल आया कि तनावुश का नाप वगैरह तो उसे मालूम ही नहीं था, और जिस किस्म की वो लड़की थी यकीनन उसने कभी रेडीमेड कपड़े खरीदे भी नहीं होंगे। वो मायूस होकर वापस मुड़ने ही लगा था कि उसकी नजर शोकेस के सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। जिस्मानी खतोखाल के लिहाज से वो तनावुश के बिल्कुल मुशाबे थी। सेल्समैन से किसी चीज की कीमत दरियाफ्त करके उसने अपना पर्स खोलकर अंदर नजर दौड़ाई और मायूसी से सर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। काली कमीज के नीचे उसने नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। कबीर दादा उसे झिझकते हुए मुखातिब हुआ, बहन बात सुनो। वो कबीर दादा से चंद कदम के फासले से गुजर रही थी। उसकी आवाज सुनते ही उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और किसी को मौजूद न पाकर दोबारा कबीर दादा को देखते हुए उसने अपनी जानिब उंगली का इशारा करते हुए इस्तफामिया इशारा किया। कबीर दादा ने उस बात में सर हिलाया, हाँ आपसे मुखातिब हूँ। उसके करीब रुकते हुए वो मुस्तफसिर हुई, जी भाई। कबीर बोला, अगर खफा न हो तो एक छोटी सी मदद दरकार थी। वो बोली, जी भाई बोले। उसके लहजे में शुकूक की परछाइयां लर्जा थी। कबीर दादा ने कहा, मैंने अपनी बीवी को तोहफा देने के लिए एक सूट लेना था, लेकिन उसका नाप मुझे मालूम नहीं है और इत्तेफाक से आपका कद वगैरह बिल्कुल उससे मुशाबे है। क्या आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकती हैं? वो बोली, कॉल कर लो। उसने मशवरा देने में देर न लगाई। कबीर दादा हंसा, बोला, फिर तोहफा ले जाने का मजा बाकी नहीं रहेगा। लड़की ने मजीद तकरार से गुरेज किया, बोली, चलें आप सूट पसंद कर लें, मैं सेल्समैन को नाप बता देती हूँ। कबीर दादा ने कहा, अगर इतनी मेहरबानी कर रही हैं तो अपनी पसंद ही का एक सूट दिखा दें। कबीर दादा को गहरी नजरों से घूरते हुए वो पीछे मुड़ी और सेल्समैन के करीब पहुंचते हुए कहने लगी, वो सूट देना। उसने उंगली के इशारे से हैंगर में लटकते एक सूट की तरफ इशारा किया। शायद थोड़ी देर पहले भी वो उसी सूट का पूछ रही थी। काली जीन्स और हल्के गुलाबी रंग की फूलदार कमीज। वो बोली, मुझे तो ये पसंद है और ये मेरे नाप के मुताबिक है। पास खड़े कबीर दादा को कहकर वो जाने के इरादे से मुड़ी। कबीर दादा उसे रोकते हुए बोला, ठहरो बहन। फिर सेल्समैन को मुखातिब हुआ, इसी नाप और रंग में 2 सूट अलहदा अलहदा पैक कर दें। कबीर दादा के कुछ न कहने पर वो पूछने लगी, जी भाई।
वो बोला 1 मिनट। कबीर दादा उसे बताए बगैर सेल्समैन की तरफ मुतवज्जे रहा। दोनों सूटों के पैक होते ही उसने एक पैकेट उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए। लड़की ने इनकार में सर हिलाया, बोली मगर यूं ही सर, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? वो हंसा, बोला भाई समझकर मदद की है, बहन समझकर दे रहा हूँ। वो बोली मगर भाई ये बहुत कीमती है। उसके इनकार में दरार पड़ती देखकर कबीर दादा ने कहा, हाँ आप खुद एतराफ कर चुकी हैं कि आपकी कुव्वत खरीद से बाहर है, इसीलिए तो दे रहा हूँ। उस लड़की ने झिझकते हुए उसके हाथ से पैकेट लिया और शुक्रिया भाईजान कहते हुए चल दी। कबीर दादा उन सूटों की अदायगी के लिए कैश काउंटर की तरफ बढ़ गया। बिल अदा करके वो बाहर निकला। वो लड़की सड़क के किनारे खड़ी उसी दुकान की तरफ मुतवज्जे थी। शायद उसे अभी तक कबीर दादा की मेहरबानी की समझ नहीं आ रही थी। कबीर दादा को दुकान से निकलते देखकर वो बज़ाहिर सामने देखने लगी, मगर कबीर दादा जानता था कि वो कनखियों से उसी की तरफ मुतवज्जे है। अपनी बेवकूफी पर दाएं बाएं सर मारता हुआ वो सड़क उबूर करने लगा। तनावुश को घर लाने के बाद उससे मुसलसल ऊटपटांग हरकतें सरजद हो रही थीं। उसे करीब आता देखकर ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोल दिया। अंदर बैठते हुए उसने सड़क के पार निगाह दौड़ाई। वो लड़की अभी तक सड़क के किनारे खड़ी उसकी तरफ मुतवज्जे थी। वो ड्राइवर को मुखातिब हुआ, घर चलो, और उसने जी दादा कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। इम्तियाज दूसरे मुहाफिजों को मुखातिब हुआ, मैं कसम खा सकता हूँ कि दादा ने नमाजुन के लिए खरीदारी की है। बख्श हंसा, बोला यार तुम तो पक्के ही उस बेचारी के पीछे पड़े हो। इम्तियाज ने कहा, उसने भी तो हमारे बॉस को हर काम से निकाल दिया है। ड्राइवर का वोट भी बख्श की तरफ था, बोला उस गरीब का क्या कसूर है? इम्तियाज ने कहा, कसूर तो है ना वो इतनी खूबसूरत और मासूम होती, न कबीर दादा इस बुरी तरह से उस पर फरिफ्ता होता। बख्श ने उसे डराया, पुत्र जिस दिन कबीर दादा ने तुम्हारी हर्जा सराई सुन ली, तुम्हारा दुनिया में आखिरी दिन होगा। इम्तियाज ने छाती फैलाई, बोला पाशा दादा से बात हुई थी, उसका वोट भी मेरे हक में है। बख्श उसे तंबीह करते हुए बोला, उससे अपना मुआवजा न करो, वो कबीर दादा का लाडला है। इम्तियाज ने फौरन सफाई पेश की, यार मैंने कबीर दादा के खिलाफ तो कोई बात नहीं की ना। बाकिर ने तहखा लगाते हुए कहा, अगर तुम्हारे बकौल वो नमाजुन कबीर दादा को इतनी ही प्यारी है तो सोच लो, उसके खिलाफ कोई बात सुनकर कबीर दादा तुम्हारा क्या हशर करेगा। इम्तियाज कानों को हाथ लगाते हुए अपने मौकिफ से हट गया, बोला मेरी तौबा यार, आप लोग तो पीछे ही पड़ गए। इस गपशप के दौरान वो घर के करीब पहुंच चुके थे। कबीर दादा की कार को गेट की तरफ मुड़ते देखकर इम्तियाज से न रहा गया, बोला खुद देख लो, 1 बजे वापस पहुंच गए हैं। कल भी करीबन इसी वक्त पहुंचे थे और इससे कबल 5 बजे से पहले कभी कोठी का गेट नहीं देखा था। बाकिर बोला, आम खाओ जिगर, पेड़ न गिनो, अगर उसकी वजह से जल्दी घर आ जाते हैं तो उसे दुआएं दो। इम्तियाज बोला, उस नमाजन को हम जैसे गुनाहगारों की दुआ की क्या हाजत। इस मर्तबा उसके लहजे में हल्का सा दुख हिलकोरे ले रहा था। कार से उतरते हुए कबीर दादा को तनावुश के चेहरे पर सख्त खुशी वाज़े नजर आ रही थी। यकीनन वो उसके जल्द लौट आने पर खुश थी। उसके करीब पहुंचने पर तनावुश ने शरारती लहजे में पूछा, मेरे लिए खरीदारी की है? हाँ कहते हुए वो आगे बढ़ गया। सच? खुशी से चहकते हुए उसने अकब ही से उसके हाथ से शॉपर झपट लिया। कमरे में दाखिल होने तक वो शॉपर से तयशुदा सूट निकाल कर खोल चुकी थी। ये क्या? सोफे पर नशिस्त संभालते हुए कबीर दादा ने तीखे लहजे में पूछा, नजर नहीं आ रहा क्या? तनावुश के हवाले वो सूट करते हुए उसे अजनबी लड़की को सूट देने से भी ज्यादा खिफ़त हो रही थी। जीन्स की तंग पतलून और शर्ट को देखते हुए तनावुश का मुंह बन गया था। कभी मुझे इस तरह का लिबास पहनते देखा है? कबीर बोला, मुझे शौक नहीं है तुम्हारे लिए खरीदारी करने का, आज शाम को दावत थी, सोचा नया सूट खरीद लूं। तनावुश ने साफ गोई से कहा, आपकी ख्वाहिश पर तो नहीं, अलबत्ता हुक्म पर ये पहन सकती हूँ। उसने मुंह बनाते हुए कहा, रहने दो, मैं फजूल बातों में अपना हुक्म जाया नहीं किया करता। वो बोली, खफा हो गए? तनावुश ने उसके चेहरे पर नाराजगी के असरा तलाश करने की नाकाम कोशिश की। कबीर दादा ने उसके नाजुक एहसासात पर बहुत गहरी चोट लगाई। मेरा ख्याल है हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता मौजूद नहीं है जिसमें नाराजगी का पहलू निकल सके। तनावुश के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने नाराजगी का इसलिए पूछा है कि जल्दबाजी में ये कह गई कि आपकी ख्वाहिश पर ये कपड़े नहीं पहनूंगी। कबीर बोला, मुझसे गलती ये लिबास खरीदने में हुई है, बाकी हकीकत ये है कि मुझे मालूम नहीं औरतें किस किस्म का लिबास पहनना पसंद करती हैं। तनावुश शोख लहजे में बोली, बाकी औरतों को छोड़ें, मेरी बात करें, और मैं जो पसंद करती हूँ रोजाना वही तो पहना होता है, इसमें ना जानने के क्या मानी। कबीर दादा ने बज़ाहिर गुस्से भरी निगाह उसके शोखी भरे मासूम चेहरे पर डाली, मगर मुंह से कुछ कहे बिना उसे घूरने लगा। वो उसके बूट खोलते हुए मुस्तफसिर हुई, खाना खाएंगे? वो बोला, कभी दिन का खाना घर खाया तो नहीं है, चलो आज खा लेता हूँ। उसके घुटनों पर ठोड़ी टेकते हुए वो ममनूनियत से बोली, इतने एहसान न क्या करें जो उतारे ही न जा सकें।
कबीर दादा ने उसके लहजे में तंज तलाश करने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। वो जान छुड़ाने के अंदाज में बोला, अच्छा अब फजूल बातें छोड़ो और खाना ले आओ। तनावुश ने मानी खेज लहजे में पूछा, विजिटिंग कार्ड तो मिल गया था ना? वो नजरें चुरा गया। हाँ, वो बोली, मैंने नाश्ता कर लिया था। न जाने वो उसे मुत्तला कर रही थी या वादा याद दिला रही थी। वो चिढ़कर बोला, बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा। तनावुश बोली, आप हर वक्त इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? वो उसके साथ जुड़कर बैठ गई। कबीर ने तनावुश की बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। तुम शायद खाना ला रही थी। तनावुश बुरा मनाए बगैर शुरू रही। अच्छा, शाम को कॉलेज वाली यूनिफॉर्म पहन लूं? कबीर दादा ने कहा, उन कपड़ों में तुम इतनी भी अच्छी नहीं लगती हो कि हर वक्त पहने रखो, और 3-4 जोड़े सिलवा लो। वो बोली, अच्छा लगने की वजह से नहीं सिलवाए। कबीर ने कहा, फिर? वो दुखी लहजे में बोली, गरीबों की जिंदगी नजरिए जरूरत के तहत ही गुजरा करती है। आम कपड़ों के बगैर तो गुजारा हो जाता था, कॉलेज यूनिफॉर्म के बगैर नहीं। इसी वजह से मैं आम कपड़ों की जगह भी कॉलेज यूनिफॉर्म ही सिलवा लेती थी, और इतने पैसे अम्मी जान के पास भी नहीं होते थे कि मेरी ख्वाहिशात पूरी करती रहें। कबीर दादा के दिल में हल्की सी नदामत नमूदार हुई। वो बात बनाते हुए बोला, अगर कपड़े लेने हैं तो अभी अजीम को साथ ले जाकर खरीद लो। वो बोली, शुक्रिया, और उसके जूते उठाकर रैक की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा खामोश बैठा उसे घूरता रह गया। उसका शुक्रिया कहना उसे खासा तंजिया लगा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।